हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज से हम हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में नया कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ दी वर्ल्ड हिस्ट्री। जी हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री ये वो कंपोनेंट है जो ना ही सिर्फ आपको यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा बट अदरवाइज भी द वर्ल्ड एज वी नो इट टुडे कि जो आज की जियो पॉलिटिक्स है उसे भी समझने में बहुत हेल्प करेगा कि जो आज के रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूएसए है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, थर्ड वर्ल्ड है, इनके रिलेशंस किस तरह से डेवलप हो रहे हैं आज की डेट में, उसकी एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जैसे यूपीएससी एग्जाम में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस आज के कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हम उनमें स्टडी करते हैं, किस तरह से वो डेवलप हुए हैं, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो चीज़ें हम आज वर्ल्ड हिस्ट्री वाले कंपोनेंट में डिटेल में स्टडी करते हैं। बिफोर आई एक्चुअली मूव ऑन टू द सिलेबस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल टेक 2 minutes to discuss the importance of history subject from the UPSC point of view। यहाँ यूपीएससी एग्जाम में जो हिस्ट्री वाला कंपोनेंट है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हिस्ट्री में क्या आता है? एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री। ये दो कंपोनेंट्स आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। एज फार एज दी मेन एग्जाम इज कंसर्न, यहाँ अब एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री तो नहीं आती है लेकिन कल्चर, इंडियन कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। द कल्चरल डेवलपमेंट्स, द कल्चरल हिस्ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन मॉडर्न हिस्ट्री तो ऑफ कोर्स है ही है मॉडर्न। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये चीज़ें यूपीएससी जीएस पेपर 1 जो जीएस का मेंस का पेपर 1 है उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये ब्रीफ सा ओवरव्यू है हिस्ट्री कंपोनेंट का फ्रॉम द यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की जो हम कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो यूपीएससी ने तो एक लाइन में सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस लिख दिया। वो लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and their effect on society। एक लाइन में उन्होंने यूपीएससी का सिलेबस लिख दिया। अब ये डिटेल सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बेटर इनसाइट्स लेने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी। तो लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि 2019 में 2019 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वाज लेड बाय अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। The modern world, the world as we know it today, owes itself largely to the ideas enunciated during American Revolution and the French Revolution एंड उनकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी। 2018 में क्वेश्चन आया, वाई इंडेंचर्ड लेबर वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू देयर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। अब ये वो चीज़ें हैं जो टिपिकली हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट मानते नहीं हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न जो नई वाली एनसीईआरटीज़ हैं उन्हें स्टडी करें तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल डिस्कशन की हुई है। तो ये जो सारे आस्पेक्ट्स हैं, दी आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, उसके मल्टीपल इम्प्लीकेशंस क्या थे, मल्टीपल आस्पेक्ट्स क्या थे, सोशल लाइफ के ऊपर, कल्चरल लाइफ के ऊपर, या पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो हम ऑफ कोर्स स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट एंड द कल्चरल इम्पैक्ट भी हमें करने की ज़रूरत है। Then what problems are germane to the decolonization process in the Malay Peninsula? 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो decolonization one of these topics mentioned in our syllabus है। different parts of the world में किस तरह से decolonization का process unfold होता है, ये हमें करने की ज़रूरत है। The anti-colonial struggles in West Africa were led by the new elite of the Western educated Africans। Examine 2016 का क्वेश्चन है। ये भी decolonization के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, colonization and decolonization, and नई वाली जो NCERTs हैं they throw significant light on these topics also। तो हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है।
To what extent can Germany be held responsible for causing the two world wars? Discuss critically. 2015 का ये क्वेश्चन है। वर्ल्ड वॉर्स के कंटेक्स्ट में जर्मनी दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में इन्वॉल्व था, दोनों ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट जर्मनी की वजह से हुई हैं, मतलब ऑफ कोर्स देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स। उसी कंटेक्स्ट में हमें ये क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट जर्मनी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उन मल्टीपल फैक्टर्स में से जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा थी इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कॉजिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स। इसी चीज़ को हमने क्रिटिकली डिस्कस करना था, तो ये वर्ल्ड वॉर्स वाला टॉपिक हमें डिटेल में करेंगे। What were the events that led to the Suez Crisis in 1956? How did it deal a final blow to Britain's self-image as a world power? 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सुएज कैनाल क्राइसिस, अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट के कंटेक्स्ट में द लार्जर कोल्ड वॉर सिनेरियो दैट वाज अनफोल्डिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस कंटेक्स्ट में हमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन क्वेश्चन से आइडिया ये, अब जैसे इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इन क्वेश्चंस को रीड आउट करने का मेरा आइडिया ये है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा लाइट हाउस की तरह एक्ट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमें गाइड करते हैं कि क्या हमें करने की ज़रूरत है, किस एक्सटेंट तक करने की ज़रूरत है, कितनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। तो एक यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस हो गया, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें जो गाइडेंस मिली उसके बेसिस पे जो एनसीईआरटीज़ हमारा बेसिक सोर्स हैं वहाँ से पूरा एक कंपाइल करके मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मॉड्यूल तैयार किया जो कि यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब उस कंटेक्स्ट में मैं आपसे ये इसका लेक्चर प्लान डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरह से इस कोर्स में हम ये वाला कंपोनेंट तैयार करेंगे। लेक्चर प्लान डिस्कस करने के साथ साथ मैं टाइमलाइन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत ज़रूरी है कि हाउ वन थिंग लेड टू दी अदर थिंग, के किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो टाइमलाइन भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड टाइमलाइन के साथ ही जैसे लेट्स से एक इवेंट हुआ, उसके बाद अगला इवेंट क्या हुआ, उसके बाद अगला इवेंट क्या हुआ, एंड उन्हीं इवेंट्स को हम कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ये दोनों चीज़ें हम साइड बाय साइड ही कवर कर लेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक एट द टाइमलाइन एंड द लेक्चर प्लान। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एनलाइटनमेंट, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, द एज ऑफ रीजन। 17th 18th सेंचुरी में, लेट 17th सेंचुरी में एंड 18th सेंचुरी में देयर वाज दिस न्यू एज ऑफ एनलाइटनमेंट। इससे प्रीवियस जो पीरियड है ये एब्सोल्यूटिज्म का पीरियड था, जब राजाओं के पास एब्सोल्यूट पावर थी, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं थे, कोई हक नहीं थे। 18th सेंचुरी में, 17th 18th सेंचुरी में नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं जिन्होंने रीज़न के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर फोकस किया एंड हमें दिया क्या, द आइडियाज़ ऑफ लिबरलिज्म दिए, द आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी दिया हमें। तो ये आइडियाज़ प्रोपोगेट किए गए ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो ये बहुत फॉर्मेटिव सा पीरियड है, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को हम स्टडी करेंगे एनलाइटनमेंट को, कि किस तरह से इस एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ ने आगे पॉलिटिकल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, पर्टिकुलरली द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका फॉर्मेटिव पीरियड भी हम डिस्कस करेंगे। 2 लेक्चर्स में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम इसकी बैकग्राउंड ट्रेस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से कोई सोकर उठा एंड उसने एनलाइटनमेंट का थॉट दे दिया, कोई थिंकर उठा। उसका एक बैकग्राउंड था। रेनेसां 14th 15th सेंचुरी में रेनेसां मूवमेंट डेवलप होती है। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म्स आते हैं, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन 16th 17th सेंचुरी में। तो एक बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता था। अल्टीमेटली वो सारा जो बैकग्राउंड था कल्मिनेटेड इन दी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। तो पहली क्लास में इसका बैकग्राउंड सा ट्रेस करेंगे। अगली क्लास में, सेकंड क्लास में, हम इस एनलाइटनमेंट मूवमेंट के थॉट को, इसके थिंकर्स के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, प्लस द रोल ऑफ एनलाइटनमेंट थॉट इन शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। जिस तरह से हमें क्वेश्चन आया हुआ है कि अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या कंट्रीब्यूशन है, उसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है द मॉडर्न वर्ल्ड ओज लार्जली टू द एनलाइटनमेंट थॉट, क्रिटिकली एग्जामिन। तो उस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन हम मूव करेंगे अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर। अमेरिकन हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स, स्टैंड लोन टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड दूसरा अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन रेवोल्यूशन भी, ये टॉपिक भी हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इन द इनिशियल पार्ट, इन द फर्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग कि नेचर ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज़ क्या थी, किस तरह से ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी 13 कॉलोनीज़ बनाई हुई थी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। वहाँ किस तरह का रूल एग्जिस्ट करता था, वहाँ के लोगों की क्या सोच थी, किस तरह से अमेरिकन रेवोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं अमेरिका के लोग।
Second class में will be actually discussing the events that were part of the American War of Independence. 4th जुलाई को the American Declaration, 4th जुलाई 1776 को American Declaration of Independence इशू किया जाता है थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा हुआ, एंड उसके बाद किस तरह से ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अनफोल्ड होती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अमेरिका. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स वगैरह क्या है वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अमेरिकन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, दैट इज़ द अमेरिकन सिविल वॉर. अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका आज़ाद तो हो गया, लेकिन वहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी एग्जिस्ट कर रहा था. पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था. जो वाइट पीपल थे उन्होंने स्लेव्स ओन किए हुए थे जो उनकी एग्रीकल्चरल प्लांटेशंस के ऊपर काम कर रहे थे. नॉर्थ में स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था. मोर ओवर नॉर्थ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ चुकी थी. सदर्न इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी. तो नॉर्थ एंड साउथ की इकोनॉमी में बेसिक डिफरेंसेस होने की वजह से एंड वहाँ के इंस्टीट्यूशंस भी अलग अलग होने की वजह से एक अमेरिका में सिविल वॉर होती है 1861 से 1865 के पीरियड में. तो इस पीरियड को हम स्टडी करेंगे अमेरिकन सिविल वॉर. इसके क्या कॉजेज़ थे, किस तरह से वॉर डेवलप करती है एंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. तो ये अमेरिकन सिविल वॉर इज़ फ्रॉम 1861 टू 1865. अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 को ये प्रोक्लेम की जाती है अमेरिकन इंडिपेंडेंस. 1783 में अमेरिका की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करता है ब्रिटेन. ब्रिटेन वाज फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका इन 1783. 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया. तो ये टॉपिक्स हैं, ये हो गए अमेरिकन हिस्ट्री वाले टॉपिक्स. फिर वापस आएंगे हम यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर. यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट वुड बी फ्रेंच रेवोल्यूशन. दी वर्ल्ड शेकिंग इवेंट, वो इवेंट जिसको एज अ डिमार्केटिंग इवेंट माना जाता है द प्रीवियस अर्ली मॉडर्न एरा एंड द एक्चुअल मॉडर्न एरा. फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो आइडियाज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए गए, वही आइडियाज़ जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने अपनी किताबों में अपनी स्पीचेस में इनशिएट किए थे, उन्हीं आइडियाज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा गया. तो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनलिज्म, पॉपुलर सोवरेनिटी, ये सारे आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुए. प्रैक्टिकली इन्हें इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की गई. तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. जैसे हमने देखा था क्वेश्चन भी आया हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है एज फार एज द मॉडर्न वर्ल्ड इज कंसर्न. तो 2 लेक्चर्स में हम ये टॉपिक कवर करेंगे. पहले में हम कॉजेस डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, फ्रांस में ही क्यों, एंड देन दूसरी क्लास में हम कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, अल्टीमेटली लीडिंग टू द राइज ऑफ नेपोलियन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ ऑल टाइम्स. तो फ्रांस में नेपोलियन का राइज किस तरह से हुआ एंड किस तरह से पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप के ऊपर नेपोलियन अपनी डोमिनेंस बना लेता है, वो सारा फेज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन इज फ्रॉम 1789 टू 1799. 1799 में राइज ऑफ नेपोलियन होता है. नेपोलियन का राइज 1799 यहाँ से स्टार्ट करके अल्टीमेटली नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815. इस पीरियड को हम बोलते हैं नेपोलियनिक एरा. तो नेपोलियनिक एरा में किस तरह से नेपोलियन डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करता है फ्रांस में, प्लस किस तरह से पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप के ऊपर अपनी वो डोमिनेंस बनाता है. लास्टली किस तरह से नेपोलियन को अल्टीमेटली डिफीट किया जाता है. ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन पावर्स वो कंबाइन करके 1815 में नेपोलियन को डिफीट करते हैं, किस तरह से हराया एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में. अगला जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज़ द एरा ऑफ मेटरनिक एंड द यूरोपियन रेवोल्यूशंस. ये क्या है? ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा था, ओल्ड रिजीम एग्जिस्ट कर रहा था, एक तौर तरीका एग्जिस्ट कर रहा था कि ऐसे राजा होते हैं, ऐसे वो रूल करते हैं, ऐसे प्रजा होती है, प्रजा के पास कोई राइट्स नहीं होते, सब्जेक्ट्स के पास कोई राइट्स नहीं होते, राजा के पास सारे राइट्स होते हैं. तो ये सारा जो पुराना सिस्टम था, इस सिस्टम को चैलेंज करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन कि ये सारा सिस्टम गलत सिस्टम है, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए, लोगों के पास राइट होना चाहिए अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का, अपनी पॉलिटी को डिसाइड करने का. एंड यही आइडियाज़ आगे नेपोलियन भी कुछ हद तक एटलीस्ट
मतलब वो आगे ले जाने की का एटलीस्ट पहरावा सा उसका रखता है कि मैं इन्हीं आइडियाज़ को, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को ही आगे लेके जा रहा हूँ। लेकिन नेपोलियन को 1815 में अल्टीमेटली डिफीट कर दिया जाता है इन द फेमस बैटल ऑफ वाटरलू। उसके बाद जो एंशियंट मोनार्कीज होती हैं, पुरानी मोनार्कीज होती हैं, वो पुराने वाला सिस्टम फिर से रीइस्टेब्लिश कर देती हैं कि नहीं जी, हम तो पुराने वाला सिस्टम ही रिस्टोर करना चाहते हैं, जब राजाओं के पास एब्सोल्यूट पावर थी, लोगों के पास कोई राइट्स नहीं थे, कोई लिबर्टी का आइडिया नहीं था, कोई इक्वालिटी के प्रिंसिपल को नहीं माना जाता था, कोई पब्लिक वेलफेयर के आइडिया को नहीं माना जाता था। हम पुराने वाला सिस्टम रिस्टोर करना चाहते हैं। ये जो पुराने वाला सिस्टम रिस्टोर करने वाला पीरियड था, इसे हम बोलते हैं मैटरनिक एरा। मैटरनिक उस टाइम पे ऑस्ट्रिया का एक डिप्लोमेट था, चांसलर था, डिप्लोमेट था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ जितने भी मॉडर्न आइडियाज़ होते हैं उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ भी लोग रिबेल करते हैं, रिवोल्ट करते हैं कि हमें तो लिबर्टी चाहिए, ये उन्हें सप्रेस करता है। तो मोनार्क्स क्या कोशिश करते हैं, जो ऑटोक्रेट्स हैं वो क्या कोशिश करते हैं, पुराने वाला सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाए। लेकिन लोग क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ चेंज अनलीश की हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, उन फोर्सेस ऑफ चेंज के बेसिस पे एक नया ऑर्डर क्रिएट किया जाए, एक नई दुनिया क्रिएट की जाए। तो यूरोपियन रेवोल्यूशंस भी होती हैं, लेकिन मैटरनिक उन रेवोल्यूशंस को सप्रेस करने की कोशिश करता है। सीरीज ऑफ यूरोपियन रेवोल्यूशंस होती हैं। 1820 में रेवोल्यूशन होता है, 1830s में रेवोल्यूशन होते हैं, फिर 1848 में रेवोल्यूशन होता है। बार बार लोग रिवोल्ट करते हैं उन्हीं आइडियाज़ को, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन मैटरनिक एंड अदर जो कंजर्वेटिव रूलर्स होते हैं उन रिवोल्ट्स को सप्रेस कर देते हैं। तो ये पीरियड हम स्टडी करेंगे। इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा 1815 से 1848, इस दौरान हुई हैं ये सारी यूरोपियन रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट बनता है दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक जो नया आइडिया, वन ऑफ द मैनी आइडियाज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें दिए, दैट वाज द आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म, कि वो लोग जो अपने आप को एक सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं, उनके पास एक नेशनल होमलैंड होना चाहिए। ये सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है कि आप किसी बॉन्ड ऑफ यूनिटी के बेसिस पे, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो एथनिसिटी है, किसी बॉन्ड ऑफ यूनिटी के बेसिस पे आप लोगों में एक यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है एंड आप लोग अपने आप को एक नेशनैलिटी का पार्ट मानते हो, तो आप लोगों के पास एक नेशनल होमलैंड होना चाहिए। तो जो लोग इटालियन भाषा बोलते हैं वो कहते हैं कि हमारी कॉमन लैंग्वेज है, हम अपने आप को एक नेशनैलिटी का पार्ट मानते हैं, हमारा एक यूनाइटेड इटली होना चाहिए। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसी तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री। यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1861 एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871। ये दो इवेंट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे लेक्चर 10 एंड लेक्चर 11 में। उसके बाद हम थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री की यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया की पॉलिटी को चेंज कर रही थी या पॉलिटी को चेंज करने में उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इकोनॉमिक इक्विवेलेंट था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में स्टार्ट होती है एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करके सारे यूरोप में फैलती है। यूरोप के बाद जापान, अमेरिका, इन कंट्रीज़ में भी जाती है। धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कॉलोनीज़ में भी बहुत माइक्रो लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती है। किस तरह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने के लिए, देन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में पर्टिकुलरली यूरोप में किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैलती है, क्या पेक्यूलियर फीचर्स थे जापानीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ कि जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से डिफरेंट थी बाकी पार्ट से, रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से डिफरेंट थी एज फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या थे, अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या थे। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 12 में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया,
एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को जन्म दिया एंड एक वर्किंग क्लास को जन्म दिया। जो पुराने वाली सोसाइटी थी, जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी, ये एक एग्रेरियन लैंड को कंट्रोल करता एक फ्यूडल लॉर्ड होता था एंड पेजेंट्स होते थे जो इस लैंड को टिल करते थे, वो वाली अब इकोनॉमी पीछे रह जाती है। अब एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का जन्म होता है जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास होती है, जो कि वर्किंग क्लास को एम्प्लॉय करती है अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में। तो कैपिटलिस्ट क्लास की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म। ऑन दी अदर हैंड जो वर्किंग क्लास की पॉलिटिकल फिलोसफी होती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट वाज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का आइडिया हम मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली कार्ल मार्क्स के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स के आने से पहले भी बहुत सारे सोशलिस्ट थिंकर्स ने अपने आइडियाज़ दिए हैं जिन्हें हम यूटोपियन सोशलिस्ट आइडियाज़ बोलते हैं। तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। अल्टीमेटली हम कार्ल मार्क्स के सोशलिस्ट आइडियाज़, सोशलिज्म के आइडियाज़ एंड कम्युनिज्म के आइडियाज़ को स्टडी करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इंटरनेशनल हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं, किस तरह से यूरोप की कंट्रीज पूरे दुनिया में अपनी डोमिनेंस बनाती हैं, द कंसेप्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉलोनियलिज्म जो स्पेन एंड पोर्चुगल ने 15th सेंचुरी के लास्ट में स्टार्ट किया। 1492 में आप सबको पता होगा कि अमेरिका डिस्कवर किया जाता है। 1498 में वास्को डे गामा डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करते हैं। उसके बाद एक दौर स्टार्ट हुआ जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, जिसमें स्पेन एंड पोर्चुगल पूरी दुनिया के ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली ये जो स्पेन एंड पोर्चुगल है इनका डिक्लाइन होता है एंड सेकेंड फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन आता है जब ब्रिटेन, डच एंड फ्रेंच स्पेन एंड पोर्चुगल को चैलेंज करते हैं। अब ये तीनों पावर्स अपना एक वर्ल्ड एम्पायर क्रिएट कर लेती हैं, ब्रिटेन, डच एंड फ्रेंच। तो किस तरह से ये अपना पूरा डोमिनेंस बनाती हैं पूरी दुनिया के ऊपर, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। लास्टली न्यू इंपीरियलिज्म हम स्टडी करेंगे जो कि 1870 ऑनवर्ड्स एक डेवलपमेंट है। तो ये तो हम बहुत पीछे से स्टार्ट करेंगे, हम 15th सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे, मूविंग ऑल द वे टिल 19th सेंचुरी। तो किस तरह से डिफरेंट फेजेस में कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म डेवलप होता है, इसके हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। किस फेज के क्या मेन फीचर्स थे उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज दी रोड टू वर्ल्ड वॉर 1। वापस पॉलिटिकल हिस्ट्री की कहानी स्टार्ट करते हैं। रोड टू वर्ल्ड वॉर 1 1871 में 1871 तक की कहानी हमने की थी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसके बाद 1871 से लेके 1914 तक का जो पीरियड है, दिस पीरियड इज नोन एज द रोड टू वर्ल्ड वॉर 1। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इस पीरियड में, किस तरह से जर्मनी ने, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई, एक सिंगल यूनाइटेड जर्मनी क्रिएट हो गया। इस सिंगल यूनाइटेड जर्मनी की क्रिएट होने की वजह से बैलेंस ऑफ पावर खराब हो गया यूरोप का, कि जो यूरोपियन पावर्स में एक इक्विलिब्रियम सा एग्जिस्ट करता था, एक बैलेंस एग्जिस्ट करता था, वो बैलेंस खराब हो गया। एक नई सी पावर क्रिएट होगी जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसकी वजह से धीरे धीरे करके इंटरनेशनल रिलेशंस में खराबियां आती रही। तो अल्टीमेटली द इंटरनेशनल सिनेरियो इट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 1। फिर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस केस वॉज द रोल ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियल पावर्स एक्सपैंड कर रही थी, एक दूसरे के साथ compete कर रही थी, क्लैश कर रही थी। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़ अपने आप को आज़ाद करवाना चाहती थी यूरोप के अंदर ही। कोई यूनिफाई करना चाहता है, कोई अपने आप को अलग करना चाहता है। तो नेशनलिज्म का आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, जर्मन पोजीशन, इन सारी चीज़ों ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 1। तो वो सारी डेवलपमेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पर रोड टू वर्ल्ड वॉर 1 में। देन अल्टीमेटली 1914 से 1918 होती है हमारी वर्ल्ड वॉर 1, जहां ऑन वन हैंड वॉज ब्रिटेन एंड फ्रांस, इनिशियली सपोर्टेड बाय रशिया, लेकिन रशिया लेटर ऑन विड्रॉ कर लेता है, भाई मेरी तो बस हो गई, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। लेकिन रशिया की जगह पर आ जाता है यूएसए। ब्रिटेन एंड फ्रांस सपोर्टेड बाय रशिया इनिशियली, लेटर ऑन बाय
USA on one hand, and on the other hand were Germany, Austrian Empire, Ottoman Empire. ये जो बड़े अंपायर्स थे ये एक साइड पे थे, ब्रिटेन एंड फ्रांस एक साइड पे थे. तो वॉर ended with the victory of Britain, France and USA and the defeat of these powers, German Empire, Austrian Empire, Ottoman Empire. तो इसके डेवलपमेंट्स को हम करेंगे किस तरह से लाइक इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं. इसके बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वॉर के बाद इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, किस तरह से जर्मनी को ट्रीट किया जाता है. यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है द रोल ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ साइन की जाती है. कहा जाता है कि ये जो जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई थी 1919 में, इसी की वजह से अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई, क्योंकि इसने जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व नहीं किया था. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिटेल में कवर करेंगे इन दिस क्लास, वर्ल्ड वॉर वन, पीस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. देन मैंने अभी आपको बताया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसी दौरान रशिया अपने आप को विड्रॉ कर लेता कि भाई मेरी तो बस होगी, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकता. ऐसा क्या हो गया था? रशिया में एक डोमेस्टिक रेवोल्यूशन आ गई थी 1917 में. एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गई थी, कम्युनिस्ट लेड बाय लेनिन. वो जो पुराना रशियन अंपायर था उसे टॉपल कर देते हैं. उसके बाद रशियन अंपायर को टॉपल करने के बाद पहले तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, उसे भी टॉपल कर देते हैं एंड एक सोशलिस्ट कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, एक कम्युनिस्ट कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज USSR. तो ये जो सारा प्रोसेस है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, क्या इसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स का मेन रोल था या इंटरनेशनल फैक्टर्स ने भी कोई रोल प्ले किया है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड रशियन रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, किस तरह से दुनिया को इसने बदला, दुनिया के आइडियोलॉजी को, सिस्टम्स को चेंज करने की कोशिश की. तो ये सारी चीज़ें हम रशियन रेवोल्यूशन वाली क्लास में स्टडी करेंगे. उसके बाद इंटर वॉर पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म. राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म. जर्मनी में हिटलर का नाम तो सबने सुना ही होगा. जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी में अपनी पूरी डोमिनेंस बना ली थी, एक सिंगल पार्टी, सिंगल लीडर, एंड उसी का ही सारा दबदबा चलता था, बहुत माइन्यूटली जर्मन्स की लाइफ को कंट्रोल किया जाता था. उसी तरह से इटली में भी इस टाइम पे बेनिटो मुसोलिनी का राइज होता है. इटली में भी उसी तरह का सिस्टम था, वन पार्टी, वन स्टेट, वन लीडर, एंड उसी लीडर ने पूरा कंट्रोल जमाया हुआ था, पूरी डोमिनेंस बनाई हुई थी इटालियंस की लाइफ के ऊपर. तो राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म करेंगे, नाजिज्म इन जर्मनी, फासिज्म इन इटली. अब ये तो हो गया इनकी डोमेस्टिक कंडीशंस. इंटरनेशनली ये जो नाजी एंड फासिस्ट पावर्स थी बहुत अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रही थी, बहुत एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रही थी. तो उसकी वजह से इंटरनेशनल टेंशन्स जनरेट होती हैं विच कंट्रीब्यूटेड टू वर्ल्ड वॉर 2. हिटलर की फॉरेन पॉलिसी की वजह से, मुसोलिनी की फॉरेन पॉलिसी की वजह से अल्टीमेटली वर्ल्ड ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये जो डेवलपमेंट्स हैं हम कवर करेंगे रोड टू वर्ल्ड वॉर 2 में. तो इसमें सारी इंटर वॉर पीरियड की हम 1919 से लेके 1939 तक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी करेंगे. पर्टिकुलरली जो एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस थे उन्हें स्टडी करेंगे. यहाँ हम इसी पीरियड में 1919 से लेके 1939 में डोमेस्टिकली जो हो रहा था जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, उन चीज़ों को स्टडी करेंगे. नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक आता है वर्ल्ड वॉर 2 एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. यहाँ पर अब ऑन वन हैंड वर अगेन ब्रिटेन, फ्रांस, later on supported by USA as well as USSR. इनिशियली ब्रिटेन एंड फ्रांस होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यूएसए भी एंटर करता है, यूएसएसआर भी एंटर करता है ऑन वन हैंड. एंड ऑन द अदर हैंड वर जर्मनी लेड बाय हिटलर, इटली लेड बाय मुसोलिनी, जापान लेड बाय इट्स मिलिट्री लीडर जनरल टोजो. तो इनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है जिसमें अल्टीमेटली जो ये पावर्स होती हैं इन पावर्स को डिफीट कर देती हैं.
ये जीत जाती हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 इसके इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अल्टीमेटली आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये हम लेक्चर नंबर 20th में स्टडी करेंगे। उसके बाद की डेवलपमेंट्स क्या थी? एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन एंड फ्रांस का जो इंटरनेशनल रुतबा था वो बहुत कम हो जाता है। इनकी जो पावर थी, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, वो बहुत कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड देयर वॉज राइज ऑफ द पावर ऑफ USA एंड USSR, द राइज ऑफ USA एज वेल एज USSR एज सुपर पावर्स, एज ग्रेट पावर्स। एंड इनमें से जो एक पावर थी USA, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट कर रही थी। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी सुपर पावर थी वो सोशलिस्ट सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रही थी, उसको चैंपियन कर रही थी। तो इन दो सुपर पावर्स के बीच में कंपटीशन का माहौल क्रिएट हो गया कि ये ज़्यादा बड़ी पावर है, ये ज़्यादा बड़ी पावर है, इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म वो बेटर है, जो इनका सिस्टम है वो बेटर सिस्टम है, जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी वो बेटर सिस्टम है, या जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम है कम्युनिज्म वो बेटर सिस्टम है। ये पहले स्पेस में जाएंगे या ये पहले स्पेस में जाएंगे, ये पहले हाइड्रोजन बॉम्ब चलाएंगे, ये पहले हाइड्रोजन बॉम्ब चलाएंगे। तो हर फील्ड ऑफ लाइफ में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन एक्टिव वॉर नहीं हो रही। कंपटीशन चल रहा है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, टेंशंस क्रिएट हुई हैं, लेकिन मिलिट्री फाइटिंग नहीं हो रही है। इस सिनेरियो का हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर डेवलप्ड बिटवीन USA एंड USSR, एंड पूरी जो दुनिया है वो दो पावर ब्लॉक्स में बट जाती है। कुछ कंट्रीज USA को सपोर्ट करती हैं, कुछ कंट्रीज USSR को सपोर्ट करती हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स, वन लेड बाय USA, द अदर लेड बाय USSR। तो इस फेज की डेवलपमेंट्स कोल्ड वॉर वाली डेवलपमेंट्स होती हैं। अल्टीमेटली कोल्ड वॉर 1945 में स्टार्ट होती है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड अल्टीमेटली 1990 तक चलती है अप्रोक्सीमेटली, एंड एंड्स विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR लीडिंग टू एंड ऑफ कोल्ड वॉर। USSR जो दुनिया का उस टाइम का सबसे बड़ा देश था, कम्युनिस्ट कंट्री था, 1989 आते आते इसका जो डोमेस्टिक सिस्टम है बहुत कमज़ोर पड़ गया था, इकोनॉमिकली भी बहुत वीकन हो चुका था ये देश। इसकी वजह से कुछ ऐसी फोर्सेस रिलीज होती हैं जिसकी वजह से USSR की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। क्यों हुई USSR की डिसइंटीग्रेशन? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? क्या USSR के लीडर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की थी जिसकी वजह से USSR की डिसइंटीग्रेशन हुई, या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया? ये सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? USSR तो डिक्लाइन हो गया, एक सुपर पावर तो ख़त्म हो गई, अब पीछे कौन बचा है? सिर्फ US से, अमेरिकन एसेंडेंसी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये एक टॉपिक हमने डिस्कस करना होता है। एट द सेम टाइम जब इंटरनेशनली कोल्ड वॉर चल रही है, यूरोप में क्या हो रहा है? द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट जो पिछले एक सेंचुरी में रहता है, 1945 तक, ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द वर्ल्ड दे वर टेकन इन द कैपिटल सिटीज़ ऑफ यूरोप। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप बहुत ही कमज़ोर हो गया था। मोर ओवर यूरोप बट भी गया था, देयर वॉज डिवीजन ऑफ यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप USA द्वारा सपोर्टेड था, ईस्टर्न यूरोप USSR द्वारा सपोर्टेड था। तो कोल्ड वॉर सिचुएशन में यूरोप का बंटवारा सा हो जाता है, एक वेस्टर्न यूरोप अलग तरीके से डेवलप करता है, ईस्टर्न यूरोप अलग तरीके से डेवलप करता है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स किस तरह से प्रोसीड करती हैं, वेस्टर्न यूरोप में किस तरह से एक यूनिटी सी क्रिएट की जाती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ EU, यूरोपियन यूनियन। तो वो सारी जो डेवलपमेंट्स है, चेन ऑफ डेवलपमेंट्स हैं, हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। ईस्टर्न यूरोप में कंटेम्प्रेरी क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी, उन्हें हमने स्टडी करना है। यूरोप सिंस 1945, देन यूनाइटेड नेशंस एंड NAM। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली बाद 1920 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है जिसे हम बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर वॉर, कि इतनी भयंकर लड़ाई हो गई, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, हम नहीं चाहते कि ऐसी लड़ाई दोबारा हो।
To prevent such devastation again, an organization was created known as League of Nations that worked on the principle of collective security, कि nations of the world unite करके एक aggressor power को defeat करेंगे। लेकिन ये organization also ended in failure, क्योंकि अल्टीमेटली तो 1939 में फिर से वर्ल्ड वॉर हो गई। कहाँ ये सक्सेसफुल हुई वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने में? अब गलतियों से सीखते हुए 1945 में एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है। भाई अब हम जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे इसको हम सफिशिएंट पावर्स देंगे ताकि ये फ्यूचर में कोई लड़ाई को प्रिवेंट करने में फुल्ली कैपेबल रहे। That organization was United Nations. That came into existence in 1945. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइक द इवेंट्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द पीस कीपिंग, कि किस तरह से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में यूएन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Then an associated movement and associated development with the United Nations was formation of NAM, Non-Aligned Movement. हमने अभी डिस्कस किया कि कोल्ड वॉर की वजह से सारी दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में बट गई। वन पावर ब्लॉक लेड बाय यूएसए, द अदर पावर ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। इसी दौरान एक और चीज़ हो रही थी, दैट वाज डीकोलोनाइजेशन। इसके लाइक चैप्टर्स में मैंने नीचे रखा है डीकोलोनाइजेशन। यूरोपियन अम्पायर्स की डिसइंटीग्रेशन हो रही थी। जो यूरोपियन पावर्स ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बना के रखी हुई थी, वो कॉलोनीज धीरे धीरे करके आज़ाद हो रही थी। जैसे इंडिया का ही हमें पता है, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। अब ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, इनके पास क्या चॉइस थी? या तो ये यूएसए वाला पावर ब्लॉक ज्वाइन कर लें या ये यूएसएसआर वाला पावर ब्लॉक ज्वाइन कर लें। लेकिन इन दोनों ही ऑप्शंस में इन कंट्रीज़ को एक प्रॉब्लम थी, एक डर था कि भाई हम तो पहले पिछले 200 साल की गुलामी सह के आए हैं, अगर हम फिर से कोई पावर ब्लॉक ज्वाइन कर लेंगे हम तो फिर से गुलाम हो जाएंगे। ये जो सुपर पावर्स हैं ये हमारी कंट्रीज़ को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगी। हम नहीं अपनी हार्डली वॉन इंडिपेंडेंस को गंवाना चाहते। तो ये कंट्रीज इकट्ठी होती हैं एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट करती हैं कि हम भाई किसी भी पावर के साथ अलाइंड नहीं है, हम नॉन अलाइंड हैं, ना हम इनके ना हम उनके, हम तो एक थर्ड ग्रुप बना रहे हैं। हमारी तो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रहेगी। केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, हमें लाइक इनकी पोजीशन ठीक लगेगी तो हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, हमें इनकी पोजीशन ठीक लगेगी तो इन्हें सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हमें दोनों की पोजीशन ही गलत लगेगी तो हम अपना इंडिपेंडेंट फैसला लेंगे। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस पर्टिकुलरली बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब इसमें लीडरशिप रोल प्ले करता है इंडिया अलॉन्ग विद सम अदर पार्ट्स। इजिप्ट के प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट था, यूगोस्लाविया, घाना, ये जो 5 पर्सनैलिटीज थे इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन फॉर्मिंग नॉन अलाइंड मूवमेंट। उसके बाद एक टॉपिक बनता है हमारा अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट। ये अक्सर ही न्यूज़ में रहता है ये अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक, एंड ऑन गोइंग टॉपिक है ये। अरब नेशंस एंड पर्टिकुलरली जो पैलेस्टीन वाला रीजन है वहाँ के लोगों का कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल के साथ। द स्टेट ऑफ इजराइल दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। तो क्या रूट कॉज है इस कन्फ्लिक्ट का? क्यों अरब नेशंस इजराइल को अपोज कर रहे हैं? इजराइल ने किस तरह से पूरे पैलेस्टीन वाले रीजन के ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाई हुई है? क्या इसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं? वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाती हैं। अब लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, कोल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूरोप सिंस 1945, यूएन एंड नैम, अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट, इनके आगे मैंने कोई लेक्चर नहीं लिखा। अगर इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं लेक्चर क्यों नहीं लिख रहा इनके आगे? एक्चुअली बच्चे मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टॉपिक है ये हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं विद इंटरनेशनल रिलेशंस।
चेतन सर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करवाएंगे एंड वो इन्हीं टॉपिक से अपना मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, कोल्ड वॉर वाले टॉपिक से अपना मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से 1945 ऑनवर्ड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप होते हैं। तो ऑल दीज टॉपिक्स वुड बी कवर्ड इन डिटेल बाय चेतन सर इन हिज IR मॉड्यूल। वहाँ जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री एज वेल, वो भी सर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट हम हमारे हिस्ट्री के मॉड्यूल में आगे क्या कवर करेंगे, डीकोलोनाइजेशन एंड चाइनीज़ रेवोल्यूशन। डीकोलोनाइजेशन का ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूरोपियन अम्पायर्स की डिसइंटीग्रेशन हो रही थी, जो उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी वो धीरे धीरे करके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी। तो किस तरह से ये प्रोसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डेवलप होता है, एशिया में किस तरह से डीकोलोनाइजेशन होती है, अफ्रीका में किस तरह से डीकोलोनाइजेशन होती है, रोल ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स क्या रहता है यहाँ पर, एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ने क्या रोल प्ले किया, UN का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें हम डीकोलोनाइजेशन वाले टॉपिक में करेंगे। थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्लासेस में हम ये कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हम हमारी क्लास में कवर करेंगे दैट वुड बी चाइनीज़ रेवोल्यूशन। चाइना में पहले तो 1911 में एक छोटी सी रेवोल्यूशन आती है जब मोनार्की को टॉपल कर दिया जाता है। चाइना में किंग्स रूल कर रहे होते हैं, मोनार्की का इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है। 1911 में मोनार्की के इंस्टीट्यूशन को टॉपल कर दिया जाता है एंड चाइना वॉज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। लेकिन इसी दौरान धीरे धीरे देयर वॉज राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होती है। रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का राइज होता है एंड अल्टीमेटली 1949 में there was a communist revolution in China in which the nationalist government was toppled by the Communist Party of China, leading to formation of People's Republic of China in 1949, the China that we know of today। तो ये क्या किस तरह से ये डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर लास्ट 23rd क्लास। एक आधी क्लास ऊपर नीचे हो सकती है, लाइक आई विल ट्राई टू रैप दिस टॉपिक इन 23-24 लेक्चर्स। लास्ट में विल कंक्लूड दिस मॉड्यूल विद अ टेस्ट, अ सब्जेक्टिव टेस्ट ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो 20 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा, सारे टॉपिक्स के कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो इस तरह से पूरी डिटेल में हम ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट में एक वर्ड ऑफ एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या आपस में आप कुछ अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं UPSC में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, जैसे 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस कंपोनेंट को डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली इस बिलीफ के साथ रेजोनेट नहीं करता हूँ। UPSC में क्वेश्चन चाहे एक ही पूछा जा रहा हो वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कंसिस्टेंटली, लेकिन जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया, ये अदरवाइज हमें हमारी जो वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला हमें टॉपिक आता है तो IR वाला कंपोनेंट में हमारा हाथ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम कुछ क्वेश्चंस तो अगर हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता तब भी हम आइडिया सा लगा के कुछ स्पेकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जनरल जो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है उसे अच्छे से डेवलप करने में ये वाला कंपोनेंट आपकी बहुत हेल्प करता है। अच्छे आंसर्स पॉलिटी के GS2 के अच्छे आंसर्स लिखने में भी ये वाला कंपोनेंट आपकी हेल्प करेगा। जब हम आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, सोशलिज्म डिस्कस करेंगे, कैपिटलिज्म डिस्कस करेंगे, लिबरलिज्म डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे, तो आपको GS2 में काफ़ी हेल्प करता है ये वाला कंपोनेंट, दो नॉट डायरेक्टली बट इन अ इनडायरेक्ट मैनर। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला कंपोनेंट आपको पूरे शौक से करना चाहिए कि इंटरनेशनली भाई क्या हो रहा है, किस तरह से कौन सा कंट्री किसको हरा रहा है, किसकी लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंटरेस्ट के साथ करोगे तो इन जनरल ही आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में, इंक्लूडिंग एसे, इंक्लूडिंग योर GS पेपर 2 एंड ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग GS पेपर 1। सो दैट इज़ ऑल एज फार एज दिस फर्स्ट क्लास वॉज कंसर्न। एज फार एज द बुक लिस्ट इज कंसर्न, बच्चे काफ़ी पूछते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में बुक लिस्ट बता दो, तो आई वुड एडवाइस के क्लास 9th
क्लास 10th एंड क्लास 11th की NCERTs की सिलेक्टिव रीडिंग की जा सकती है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। इन NCERTs में जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं उन टॉपिक्स की सिलेक्टिव रीडिंग की जा सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा सिंगल बुक एग्जिस्ट नहीं करती है जिसे जो UPSC एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हो एंड हम उसे कवर कर लें तो हमारा ये कंपोनेंट सॉर्टेड होता है। तो बिट्स एंड पीसीज में मल्टीपल सोर्सेस से यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है, जैसे नॉर्मन लू की बुक है, अर्जुन देव की पुरानी NCERT वाली बुक है, इसके अलावा एडवर्ड मैकनेल बर्न्स है। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं जो कि अदरवाइज हिस्ट्री ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हम उसे जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट बना सकते हैं। एंड ये जो NCERTs हैं ये तो बेस हैं ही हैं। जैसे मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जस्ट दी क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बताया था कि जिन टॉपिक्स से UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है उन टॉपिक्स में NCERTs में डिटेल डिस्कशन की गई है। लेकिन इसी के साथ वर्ड ऑफ क्वेश्चन ये है कि NCERTs में और सब्सिडियरी टॉपिक्स भी बहुत डिस्कस किए गए, जैसे 11th वाली NCERT पर्टिकुलरली ये एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री से भी डील करती है कि अमेरिका में किस तरह की पुरानी सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका में डेवलप हुई, मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री किस तरह से डेवलप करती है, उन चीज़ों के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करती है। तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है क्योंकि UPSC ने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। इसलिए मतलब ध्यान क्या देना है आपने, 9th 10th एंड 11th की NCERTs में जो हमारे सिलेबस के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हुए चैप्टर्स हैं उन्हें आप अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हो। अगर आप हमारा मॉड्यूल लगा रहे हो तो गोज़ विदाउट सेइंग कि ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आपके नोट्स में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, प्लस अदर सोर्सेज में भी, जिन सोर्सेज का मैंने नाम लिया, चाहे अर्जुन देव है पुरानी NCERT या नॉर्मन लुई है, डेविड मेसन की बुक आती है, इन बुक्स में से जो भी आपके एग्जाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आपके नोट्स में अवेलेबल होगी। आप उन नोट्स को स्टडी करोगे, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम point of view से। So that was all as far as this introductory session related to the world history was concerned. I wish you all the best for your exam and the coming module. Thank you from my side.